नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक ऐसे स्पेशल वेब सीरीज में जिसका नाम है बेचना जरूरी है। वेब सीरीज तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है और ये लॉकडाउन में आपने बहुत सारे वेब सीरीज देखे भी होगी, लेकिन मैंने रिसेंटली एक कोट सुना था, यू कैन वॉच वेब सीरीज एंड चिल while I as an entrepreneur will hustle and build। तो आपका चॉइस है सर, आपका ये चॉइस है कि आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह एम्पायर बिल्ड करना है या वेब सीरीज देख के चिल करना है। ये हम दोनों का मजा दे रहे हैं, वेब सीरीज भी देखिए और एम्पायर भी बिल्ड कीजिए। तो जो ये सेल्स है, सेल्स आपको सीखने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है, सेल्स हमें सीखना जरूरी होता है। विश्वास वाले सर ने इतना गहराई से हर बात बताई है कि पहले उन्होंने समझाया कि सेल्स मतलब किसी को कन्विंस करना है, दूसरा उन्होंने समझाया कि लीड जनरेशन कैसे करना है, उसको कैटेगराइज कैसे करना है, अपना रेट नहीं गिराना है, अपने सर्विसेज का प्राइस नहीं गिराना है, प्रॉपर क्लाइंट तक पहुंचना है जो आपको वो प्राइस दे सके। और तीसरे एपिसोड में आपने सुना कि अपनी आंखें कैसे खुली रखनी है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उसको समझना है कि क्या उसको बोलना है, बोलने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली जो मेरे दिमाग में रह गई है कि सॉरी नहीं बोलना अगर कल लेट पहुंचे तो। अगर आपने सॉरी बोला तो पहले ही सेंटेंस नेगेटिव से शुरू होता है। इससे अच्छा थैंक यू बोल के कि आपने हमारे लिए वेट किया, आपने पेशेंटली हमारे लिए वेट किया, ये बोल के क्लाइंट को उत्साहित करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी पॉजिटिव छाप छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से हम बुलाते हैं हमारे कोच, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे सेल्स गुरु विश्वास वाड़े सर को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू मनीष जी, एकदम बढ़िया हूँ। और जैसे अपनी सीरीज चालू है, सेल्स करना जरूरी है, उतनी ही एनर्जी और एंथुसियाज्म में मैं भी हूँ। मेरा भी एनर्जी और एंथुसियाज्म डे बाय डे बढ़ रहा है इस सीरीज की वजह से। क्या बात है, क्या बात है। तो सर फिर से एक बार जोरदार घोषणा हो जाए तो सर, बेचना जरूरी है। बेचना जरूरी है, करेक्ट। यस, ओवर टू यू सर। मैं फिर से आपके एंटरप्रेन्योर्स शिष्यों के साथ एक गुरु को छोड़ रहा हूँ और मैं रास्ते से हट रहा हूँ। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। सो बेचना भी जरूरी है और सेल्स करना भी जरूरी है। और अगर जरूरी चीजें हम नहीं करेंगे तो हम फ्लो से बाहर निकल सकते हैं, रेस से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मैं जो सक्सेस की जो व्याख्या समझता हूँ, डेफिनेशन समझता हूँ, यही है कि एंटरप्रेन्योर भाई और बहन जो भी बिजनेस में है, उन्हें टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी से ही उनका जो सक्सेस है वो गिना जाता है, करेक्ट। सो और ये जो सक्सेस है गिनने वाला, फिर वो पैसे के रूप में हो, प्रॉफिट के रूप में हो, कैश फ्लो के रूप में हो, सेल्स के रूप में हो, ये सब चीजें बेचने से आती है, करेक्ट। और हम यही एक प्रयास कर रहे हैं ये सेल्स वेब सीरीज के माध्यम से। उसके लिए मैं मनीष जी और DDF का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे लोगों की ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं। जैसे हमारा मिशन है बिल्ड नेशन को बिल्ड करना, और नेशन का बिल्ड करने का एक पवित्र काम इस एंटरप्रेन्योर सीरीज, सेल्स सीरीज से हम कर रहे हैं। जो अपने एंटरप्रेन्योर भाई और बहन हैं वो एक नेशन बिल्डिंग का ही काम करते हैं, देश सेवा ही है। और हम भी इस देश सेवा में से छोटा हिस्सा है, देश सेवा करने का हमारा एक प्रयास है इस सेल्स वेब सीरीज के माध्यम से। तो आज का जो अपना एपिसोड है, ये 4था एपिसोड है। और हमने अभी तक देखा कि सेल्स क्या होता है, लीड्स कैसे फिल्टर करनी चाहिए, कौन से लीड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, कौन से लीड्स पे बाद में काम करना चाहिए, कौन से लीड्स पे पहले काम करना चाहिए, कौन से लीड्स को आप खुद काम करना चाहिए, कौन से लीड्स को टीम के साथ काम करना चाहिए। ये सब होने के बाद फिर हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अगर आप लीड्स पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली लीड्स फिल्टर हो गई, आइडेंटिफाई हो गई, इस पे मुझे काम करना है, ये मुझे पैसा दे सकता है, उसको अगर मैं सही तरीके से हैंडल करूँ तो फिर उसको डिसिप्लिन के साथ, हमें एक सिस्टम के साथ उस पर काम करना है। तो हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक बिफोर सेल्स कॉल,
सेल्स कॉल पे जाने के पहले ही क्या क्या काम करना चाहिए। दूसरा हमने जो पार्ट है उसका वो है ड्यूरिंग सेल्स कॉल। सेल्स कॉल पे गया, मैं मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे मुझे सुनना चाहिए, कहाँ पे सवाल पूछने चाहिए, और कब मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज उसे बेचने में शुरू करनी चाहिए, बताने में शुरू करनी चाहिए, और उसके बाद फिर प्रोसेस बाकी के हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी हम है इसके दूसरे पड़ाव में। पहले पड़ाव में हमने देखा बिफोर सेल्स कॉल, अभी हम देख रहे हैं ड्यूरिंग सेल्स कॉल। तो ड्यूरिंग सेल्स कॉल में मैंने कहा था कि पहले तो हमको सेल्स कॉल के काफी पहले जाना है और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है, ताकि वो भी इंफॉर्मेशन हमें जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, बात करने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से वहाँ पे पहुँचते हो, रास्ते में आप जब ऑफिस पहुँचते हो उनके, या घर पहुँचते हो, जहाँ पे आप मिल रहे हो उनके माध्यम से, वो हमें सेल्स कॉल क्लोज करने में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और उसके लिए हमें पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि उसको किस टाइप की हम बात करें। सो अभी हम हैं ड्यूरिंग सेल्स कॉल में। ड्यूरिंग सेल्स कॉल यानी सेल्स कॉल की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आप अगर आपके प्रॉस्पेक्ट को मिलते हैं तो मिलते ही आपको कोई भी एक अच्छी बात से शुरुआत करनी चाहिए जिससे वो खुश हो जाए। बट वो जो तारीफ है, अगर आप तारीफ कर रहे हो उनके अभी तारीफ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं तारीफ कौन सी चीज़ की करूँ। जो जेन्युइन है उसकी तारीफ हम कर सकते हैं। जैसे उसका ऑफिस अच्छा है तो ही उसकी तारीफ करो। वो जो प्रॉस्पेक्ट है उसकी टीम अच्छी लगी आपको, ब्रांड रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ब्रांडिंग रिलेटेड चीज़ें हैं उनके काफ़ी सारे लोगों के ऑफिस में मैंने देखा कि कोट्स होते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट होते हैं, टीम से रिलेटेड कोट्स होते हैं, फिर उनका टीम का फोटो होता है, टीम की अचीवमेंट होती है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो वो चीज़ें भी आप तारीफ करने लायक है ऐसी कोई भी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। और जो जेन्युइन हो, कपड़े का रंग है, टाई का रंग है, टीम है, उनका कोई स्टाफ होगा जिसने आपको आते ही ग्रीट किया होगा, ऐसा कोई होगा जो चाय कॉफ़ी आपको दिया होगा, उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया होगा कि आपकी जो बॉसेस है जिनको मिलने आप आए हो उनको मिलने के लिए टाइम लगने वाला है, तो उन्होंने वेट करने के लिए कहा है, आप चाय कॉफ़ी लोगे, आप वेट कर सकते हैं, एक मैसेज दिया होगा, कल्चर जिससे पता चलता है। तो उसकी जेन्युइन तारीफ आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगर आप प्रॉस्पेक्ट को मिलते हैं तो शुरुआत जो है ऐसे कुछ क्लोज एंडेड सवालों से करनी चाहिए। क्लोज एंडेड सवाल और ओपन एंडेड सवाल, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अभी ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, तो जिस सवाल का जवाब कुछ भी आ सकता है। जैसे आपने कहा कि आज अभी का जो राजनीतिक माहौल है वो कैसा है, तो इस सवाल का जवाब कुछ भी आ सकता है और वो काफी टाइम तक उस पर बात भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा सवाल पूछा कि आज जो माहौल है बाहर, बारिश का जो माहौल है, वो आपको बारिश बहुत अच्छी लगती है, बारिश कैसी लगती है आपको, अच्छी लगती है या नहीं लगती है, तो हो सकता है कि उसका जवाब है वो यस आए या नो आए। ठीक है, तो दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे है जिसका जवाब यस या नो में आता है। ठीक है, आप जनरली सुबह ऑफिस आते हैं तो हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, करेक्ट। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमेशा कंट्रोल होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, आपको स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ट्रैक चेंज होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर अननोन आदमी है, फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, तो आप हो सके उतना क्लोज एंडेड सवाल ही पूछे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड सवाल ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल ऐसे हो जिसका जवाब यस आना चाहिए। तो जो आपकी मीटिंग की शुरुआत है वो कम से कम 4 से 5 यस आएंगे ऐसे सवाल पूछना ज़रूरी है। अभी आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि ऐसे कौन सा सवाल पूछ, तो अगर उसने लाल कलर का शर्ट पहना है तो आप बोल सकते हैं आपका फेवरेट कलर शायद लाल है, तो जवाब ज़्यादा चांसेस है यस, करेक्ट। आप जनरली अक्सर सुबह ऑफिस आते हैं तो उसका जवाब है यस। अगर उसने राडो का वॉच पहना है तो आपका फेवरेट वॉच शायद राडो है,
तो उसका जवाब है यस। अगर उसके पास पार्कर का पेन है तो आप बोल सकते हैं कि आपको पार्कर के पेन से लिखना बहुत अच्छा लगता है शायद, तो उसका जवाब भी यस आ सकता है। तो हो सका उतना ऐसे सवाल पूछो जिसका जवाब यस आएगा। अगर 5 या 5 से ज़्यादा सवालों के जवाब यस आते हैं तो उसका माइंड आपको यस बोलने के लिए रेडी है, उसका पैटर्न तैयार होता है यस बोलने वाला। और ये चांसेस है कि आपका पूरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन या सेल्स प्रेजेंटेशन हो तो उसका जवाब भी यस आने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो इस सवालों की शुरुआत के बाद फिर आप उनसे बाकी चीजें बात कर सकते हैं। इसको आप मिररिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। मिररिंग इफेक्ट यानी जो सामने वाला जिस पोजीशन में बैठा है, जिस पोस्चर में बैठा है, जो बातें वो कर रहा है, जो शब्द वो बोल रहा है, उसको रिपीट करना, जिससे आपका और उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो सकता है। आपका ये जो बॉन्डिंग है ना, वो एक ब्रिज का काम करता है और लोगों को लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। अपने जैसे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। जिसको वो लाइक करता है उसको बिजनेस देना भी पसंद करता है। करेक्ट। तो आप उनके साथ मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर इफेक्ट उसको दे सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग होगा। और उसके बाद फिर आता है प्रोबिंग का टाइम। अभी प्रोबिंग इज व्हाट? प्रोबिंग इज आर्ट ऑफ आस्किंग मोर रिलेवेंट क्वेश्चन। तो आप उन्हें परमिशन ले, उनसे पहले आपके बारे में पहले बताएं। उन्हें तो ये पता होगा कि आप उनको मिलने आने वाले हो, तो आपके बारे में थोड़ा बताइए। आपके नाम के साथ अगर एक वैल्यू ऐड करो तो बहुत बढ़िया है। जैसे आप बोल सकते हैं आपकी एक आधी अचीवमेंट होगी, आपका एक आध रिकॉर्ड होगा, आपका एक आध ऐसी कोई चीज जिससे आपके कॉम्पिटिटर और आप इनमें फर्क पता चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है और आपने 10 बार MDRT अचीव किया है, तो आप बोल सकते कि मेरा नाम अमुक अमुक है और मैं 10 बार MDRT अचीव कर चुका हूँ। तो ऐसा आप कोई भी एक अचीवमेंट, अगर आपके पास ऐसी कोई अचीवमेंट, अगर आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ बोलने लायक होता है जो वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपको ऐसा पता चला कि आपके पास ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है, तो अगले कुछ दिनों में ऐसी इंटेंशनल वैल्यू क्रिएट करो जो आपके नाम के साथ जोड़ने के बाद आप आपके कॉम्पिटिटर से अलग हो ये पता चले, आप आपके कॉम्पिटिटर से थोड़े डिफरेंट है ये पता चले। ऐसे कहा जाता है ना, बी फर्स्ट और बी बेटर, बी फर्स्ट और बी बेटर। इस दुनिया में जो प्रॉस्पेक्ट है, जो खरीदने वाला है, वो 2 ही लोगों को सिलेक्ट करता है। पहला होता है जो बेस्ट है, एकदम बेस्ट है इंडस्ट्री में या उस कैटेगरी में या उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में, या फिर वो पहला है, फर्स्ट टाइम आया है, पहले उसके जैसा और कोई नहीं है। सो बी फर्स्ट और बी बेटर, इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करता है। तो आप किस में हो? आप अगर फर्स्ट नहीं हो इंडस्ट्री में, कैटेगरी में, या उस कस्टमर के पास पहुंचने वाले हो, तो आपको बेटर होना पड़ेगा और लोगों से अलग होना पड़ेगा, और लोगों से खास होना पड़ेगा, और लोगों से प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और लोगों से इफेक्टिव होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक वैल्यू ऐड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास है तो बता दो, नहीं है तो आप उसको इंटेंशनली क्रिएट करो। तो आपके नाम के साथ वैल्यू बताओ, फिर आपके बारे में बताओ, और आप किस चीज़ के लिए आए हो और उसको कितना टाइम लगने वाला है, ये बताने के बाद फिर आपको बोलना है कि इस दौरान कुछ मैं सवाल आपको पूछूंगा। तो चलेगा ना सर? तो वो क्या बोलेगा? यस, बिल्कुल चलेगा। और ये होने के बाद फिर आपको प्रोबिंग, जिसको हम कहते हैं प्रोबिंग मतलब आर्ट ऑफ आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल आपको पूछने हैं जिससे आपको ये पता चले कि एक्चुअली इन्हें किस चीज की जरूरत है, इसकी नीड क्या है, अभी जिस चीज के लिए इसने आपको बुलाया है वो दरअसल इसकी वांट है या नीड है। अगर वांट है तो हो सकता है जल्दी क्लोज नहीं होगा, बिकॉज उसकी अर्जेंसी जो होती है ना वो बहुत ही कम होती है, होने के चांसेस कम होते हैं।
नीड की अर्जेंसी फास्ट होती है। अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल है, आपके पास अगर ऐसा कोई स्किल है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज तो आता है वांट में, लेकिन आप प्रेजेंट इस तरीके से करो कि वो है नीड में, या नीड जनरेट करो उसकी, तो आपका क्लोजिंग फटाफट हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम इस मुद्दे पे हैं कि प्रोबिंग कैसे करें। प्रोबिंग मतलब ऐसे सवाल पूछो जिससे आपको पता चले कि उसकी एक्चुअली नीड क्या है। बहुत सारे लोगों की नीड जो होती है वो हमेशा अलग होती है, मतलब 50, 60, 70% ऐसे प्रोस्पेक्ट होंगे जिनकी एक्चुअली नीड ही अलग होती है, बट वो कुछ और चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो एज अ रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट, एज अ रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर, आपका ये फर्ज है कि उसकी पहले सही नीड आइडेंटिफाई करो, और वो सही नीड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसको कुछ सवाल पूछने जरूरी है। अगर आप उसको वो सवाल पूछोगे तो ही आपको उसकी नीड पता चलेगी। तो जाने के पहले आपको ऐसे सवाल पूछने हैं, 8 से 10 सवाल आप उसको पूछ सकते हैं जिससे उसके आइडेंटिफाई होंगे। तो ये सवाल जनरली आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चलता है कि प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, कभी लेना है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, अभी कितने जल्दी आपको सॉर्ट आउट करने हैं, कितने जल्दी इसकी नीड है, उसकी डेंसिटी क्या है, ये सब पता चले। तो प्रोबिंग जितनी आपकी सटीक होगी उतना आपका प्रोडक्ट आपको क्या बताना है इसकी क्लैरिटी आती है। जितनी क्लैरिटी आपके पास है, जितनी क्लैरिटी आपके प्रॉस्पेक्ट के पास है, उतनी क्लोजिंग में भी क्लोजिंग भी फास्ट हो सकती है। तो दोनों के पास क्लैरिटी होनी जरूरी है। एक तो प्रॉब्लम रिलेटेड या नीड रिलेटेड या वांट रिलेटेड, उसकी क्लैरिटी, और आपको उसका कौन सा प्रोडक्ट देना है, क्या प्राइस तक देना है, क्या एबिलिटी है उसकी, कितनी अर्जेंसी है, कितने फटाफट दे सकते हैं, इसकी क्लैरिटी आपके पास आती है। तो प्रोबिंग इज आस्किंग मोर रिलेवेंट क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप 4 अलग अलग टाइप में भी उसको पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी पूछ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन एक वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्ट करते हैं फॉर्मूला विच इज स्पीन। अगेन स्पीन यानी सिचुएशन, पहला जो ऐसे हो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। कुछ सिचुएशन, उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो करंट सिनेरियो है, उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो नीड्स है अभी के हिसाब से, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो विच इज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, परिस्थिति से रिलेटेड क्वेश्चंस। दूसरा जो टाइप के सवाल है स्पीन में जो आते हैं वो है जो इम्प्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इम्प्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उसको। और तीसरा जो है वो है प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन। स्पीन प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और चौथा जो है वो यानी नीड पे ऑफ, अगर उसका जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो अगर सॉर्ट आउट होती है तो उसको क्या फायदा हो सकता है। तो इस टाइप के भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट सवाल आपके ऐसे हो, सवाल इतने सटीक हो कि उसका जवाब आपको मिलने के बाद आपको एक्चुअली पता चले उसको कि उसको बताना क्या है, उसको किस टाइप का प्रोडक्ट बताना है। ऑलरेडी हमने प्री सेल्स कॉल जो मेहनत किया था उसके बारे में तो हमें पता चला है कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। वो फाइनेंशियल कैटेगरी में, सर्विस कैटेगरी में बिलोंग करता है, टेक्निकल कैटेगरी में बिलोंग करता है, सोशल कैटेगरी में बिलोंग करता है, कि पर्सनल कैटेगरी में बिलोंग करता है। उसके बेसिस के हिसाब से हमें सवाल पूछने हैं। और जब सवाल आप पूछोगे, जब आपका सवाल पूछ के होगा तभी आप उन्हें आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये सब पूरे प्रोसेस के दरमियान आपको एक चीज बहुत ही ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो है सुनना ज्यादा जरूरी है। जैसे सेल्स करना जरूरी है, ऐसा सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आदमी ज्यादा सुनता है वो जल्दी क्लोज कर सकता है, क्योंकि उन्हें अपना काम है अपना जो प्रॉस्पेक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने देना। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, मेरे खासकर सेल्स भाई बहन, कि वो खुद ज्यादा बोलते हैं और आपका प्रॉस्पेक्ट कम बोलता है। और प्रॉस्पेक्ट कम बोलता है, वो लास्ट में एक ही सवाल पूछता है, वो पूछता है
कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन बताई वो एकदम सही है, और मेरे को जब भी आपको लेना होगा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज, मैं आपको याद करूंगा। तो जो सेल्समैन है वो उसको पूछता है कभी कभी मैं आपको फोन कर सकता हूँ क्या, कभी आपको लेना है, तो वो कहता है 25 साल में। तो आपके बारे में ऐसा नहीं हो, इसके लिए ये ध्यान देना जरूरी है कि आपको जितना ज्यादा हो सके, मतलब हो सकता है कि आपका जो ड्यूरिंग सेल्स कॉल का जो टाइम है उसमें से 60-70% तो आपके प्रोस्पेक्ट ने बात करनी चाहिए, और वो जितना बात करेगा उतना आपको अलग अलग चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताएगा, जिसका इस्तेमाल आपको सेल्स क्लोज करने में होने वाला है। उसके जो प्रोविंग है अपनी, वो प्रोविंग में उसका बजट पता चलना चाहिए हमें, उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब कभी कभी उसको परचेस करना है, उसकी डेंसिटी क्या है, अर्जेंसी क्या है, जो वो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है अपने पास जो चीज़ के लिए आया वही प्रोडक्ट अपने पास है या नहीं है, जो वो बोल रहा है और उसकी जो नीड है, मतलब प्रॉब्लम्स है, और उसका जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, और वो जो हमें प्रोडक्ट और सर्विस मांग रहा है, क्या उनका तालमेल बैठने वाला है। उसको अगर परचेस करना है तो फाइनेंस पे खरीदने वाला है, EMI पे खरीदने वाला है, इमीडिएटली खरीदने वाला है, 6 महीने के बाद खरीदने वाला है, कि कभी नहीं खरीदने वाला है, जस्ट उसने कॉल किया था, उसको भी टाइम पास करना था, उसको ज़्यादा जानकारी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती है जो कि आपको आपके प्रोबिंग में पता चल सकती है। तो अगर आपकी ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त है, कॉल की अगर ओपनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपको बहुत अच्छा अटेंशन मिलेगा। उसका जितना ज़्यादा ज़बरदस्त ओपनिंग होती है उतना अच्छा अटेंशन मिलता है, जितना अच्छा अटेंशन होता है उतने अच्छी तरीके से वो कॉल सुनता है, जितना अच्छा प्रोबिंग होता है उतनी अच्छी तरीके से नीड पता चलती है, और जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन होता है उतना ही आपको क्लोजिंग की संभावना ज़्यादा है। जैसे आपका प्रोबिंग होती है उसके बाद ही आपको आपका प्रोडक्ट नेम बताना है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज या आपका जो प्रेजेंटेशन होगा या आपका जो डेमो होगा वो प्रोबिंग के बाद ही बताना है। एट एनी कॉस्ट एक चीज याद रखना है, जब तक आप सेल्स में हैं, जब तक आप आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने का काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज कभी भी पहले नहीं बताना है, पहले प्रोबिंग ही करनी है। प्रोबिंग होने के बाद आपका प्रोडक्ट बताना है, और उसके बाद फिर निगोशिएशन होगा, और उसके बाद फिर क्लोजिंग होगा। बहुत सारे कॉल्स में हमें ऐसा अनुभव आता है कि अपनी जो लीड्स होती है, अपना जो प्रॉस्पेक्ट होता है, वो पहला प्राइस से शुरुआत करता है। अभी उसका प्राइस से शुरू करने वाले मैक्सिमम कस्टमर ये इकोनॉमिकल कैटेगरी का होने की संभावना ज्यादा है। उन्हें सिर्फ प्राइस कंपैरिजन करना है, जो सस्ता देने वाला है उससे उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदने हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे मार्जिन पे काम करने वाले हैं, अगर आप में कुछ स्पेशलिटी है, तो शायद वो कस्टमर आपका नहीं है। तो सब, और जब तक आपके बारे में नहीं पता चलेगा, मतलब उसको आपसे कुछ कंसर्न नहीं है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी टीम क्या है, आपकी क्वालिटी कैसी है, आप डिलीवर कैसे करोगे, उसको तो सिर्फ प्राइस मांगता है, उसको तो सिर्फ सस्ता मांगता है, उसको तो सिर्फ उसके प्राइस में मांगता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कस्टमर है तो चांसेस बहुत ही कम है जो आपको पैसे कमाने देगा। अगर ऐसा भी लीड्स है और आपके लीड फिल्टरिंग प्रोसेस में अगर वो पास ऑन हो रहा है, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि पहले आप समझ लो कि मैं क्या देने वाला हूँ, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरा ड्यूरेशन क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी एसेट्स क्या है, मेरा गुडविल क्या है, और देन मैं आपको प्राइस दूंगा। मैं आपको प्राइस पक्का दूंगा और बेस्ट प्राइस दूंगा, और उसके बाद आप उनसे काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ड्यूरिंग सेल्स कॉल, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेगोशिएशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज आप जब एक बार उन्हें दिखाते हो, प्रेजेंटेशन जब आपका होता है, उसके बाद उन्हें ऑब्जेक्शंस आने चालू होते हैं। ऑब्जेक्शन आना अच्छा या बुरा, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि अरे ऑब्जेक्शन आया तो हैंडल करना पड़ेगा, फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन आना हमेशा अच्छा है। ऑब्जेक्शन वही आदमी लेता है
जिन्हें रियली रियली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदने में इंटरेस्ट होता है। जो टाइम पास वाला आदमी है वो नहीं लेगा, नहीं ऑब्जेक्शन उठाएगा, वो बोलेगा ठीक है पूछ के बताता हूँ। वो किसी को पूछने वाला नहीं होता एक्चुअली। उसे आपको वहां से भगाना होता है, उन्हें आपको कुछ तो आंसर देना होता है। इसके लिए वो कहता है कि मैं पूछ के बताता हूँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं। अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है दैट इज गुड थिंग, इसका मतलब है उससे रियली इंटरेस्ट है, और उसके ऑब्जेक्शन अगर आप सही तरीकों से हैंडल करते हो, सही तरीके से हैंडल करते हो, उसको सही आंसर देते हो, तो बिलीव मी आपका जो सेल्स कॉल है क्लोज होने के चांसेस बढ़ते हैं। और आपके ऑब्जेक्शन ज़्यादातर प्रेडिक्ट की जा सकते हैं। प्राइस रिलेटेड हो सकता है, क्वालिटी रिलेटेड हो सकता है, आपके कंपनी के बारे में हो सकता है, आपके महंगा होने के बारे में हो सकता है, डिलीवरी के बारे में हो सकता है, गारंटी के बारे में हो सकता है, सर्टिफिकेशन के बारे में हो सकता है, ऑथेंटिकेशन के बारे में हो सकता है। तो जनरली उसके ऑब्जेक्शन प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं इन सम टर्म्स, थोड़े पैमाने पे। कुछ ऐसे आ सकते हैं ऑब्जेक्शन जिसका एक्सपेक्टेशन आपने नहीं किया हो लेकिन आ गया, तो हो सकता है कि आप उसका आंसर दो, हो सकता है आपको नहीं आंसर आए। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आपके प्रोस्पेक्ट ने रेज किया है जिसका आंसर आपके पास नहीं है, तो आप उन्हें एडमिट कर सकते हैं कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, बट मैं उसको आपको रिवर्ट बैक करूंगा एक आध दिन में। और जेन्युइनली आप करो, बिकॉज आप एडमिट कर रहे हो नहीं है। बिकॉज अभी अगर आप मार्केटिंग के आप तरीके देखोगे अलग अलग, उसमें बहुत सारी कंपनीज इस तरीके को भी एक्सेप्ट कर रही है कि अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो नहीं है। वो जरूरी नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग हो सकता है कि आपको सभी सवाल के जवाब पता होना, इट नॉट नेसेसरी। 80% 90% सवाल के जवाब अगर आप दे रहे हो तो इट्स ओके, वो कॉल क्लोज हो सकता है। सो आज के एपिसोड में ड्यूरिंग सेल्स कॉल बस इतना ही। प्रोबिंग पे ध्यान देना जरूरी है, बेचना जरूरी है, सेल्स करना जरूरी है। थैंक यू। वाह सर वाह, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि पहले एपिसोड में सेल्स क्या है, सेकंड एपिसोड में लीड जनरेशन, थर्ड एपिसोड में ऑब्जर्वेशन, क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन, और फोर्थ एपिसोड में क्या कभी बात करनी है, ये सब ज़रूरी है। इसी तरह से बेचना ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सारे टिप्स को आप प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और अपने सेल्स को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स बढ़ाइए। ये हमारी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, और याद रखिए हमेशा बेचना ज़रूरी है, सेल्स करना ज़रूरी है, बिजनेस करना ज़रूरी है। थैंक यू।